हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ जीरो टू हीरो बैच के अंतर्गत। मेरे भाइयों, ये अपना थ्योरेटिकल बैच था। इसमें अपन ने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और जो अब अपना टॉपिक चल रहा था वो था बेटा राजस्थान के उद्योग। उसके अंतर्गत भी मैंने कई भागों में से बांटा था। कृषि पे आधारित, खनिजों पे आधारित, वनोत्पादों पर आधारित, रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग मेरे भाई। उसमें से कल अपन ने कृषि पर आधारित दो उद्योगों को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें एक सूती वस्त्र उद्योग था और एक मेरे भाइयों चीनी उद्योग था। तो आज इसमें और आगे अपन कंटिन्यूस करेंगे। कृषि पे आधारित और भी रह गए उनको भी कंप्लीट करेंगे और खनिजों पे आधारित जो भी उद्योग रह गए उनको भी अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेके इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और ऐसी मैं मनोकामना करता हूं कि आप सभी के ऊपर और मेरे ऊपर बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद बना रहे बेटा। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। ओके, ये अपना टॉपिक है राजस्थान के उद्योग। और मेरे भाइयों अब आ जाते हैं अपन किस उद्योग के ऊपर? ऊन उद्योग के ऊपर। तो मेरे भाइयों पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि ऊन उद्योग, अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि जो ऊन उद्योग है ये कृषि पे आधारित उद्योग कैसे है, तो ध्यान रखना बेटा, जो ऊन उद्योग है ये भी आप ध्यान रखेंगे ये कृषि पर आधारित उद्योग है। अब सर ये कैसे है? तो कृषि पर आधारित उद्योग माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। कि कभी भी ये पूछा जाए कि ऊन उद्योग कृषि पे आधारित है या नहीं है, तो है। अब इसको आपको मैं कैसे बता सकता हूं कि ये कृषि पे आधारित है? तो मेरे भाइयों यहाँ नोट के अंतर्गत चलते हैं। मैंने जब आपको कृषि पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक शब्द कराया हुआ है मेरे भाइयों, मिश्रित कृषि। कौन सा? एक टाइप कराया हुआ है कृषि का, मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि का मतलब होता है बेटा, जब कृषि के साथ साथ क्या किया जाए? पशु पालन किया जाए। जब कृषि के साथ साथ पशु पालन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। इसीलिए जो ऊन उद्योग है ये ध्यान रखना, ये कृषि पर आधारित उद्योगों की श्रेणी में आता है। कहीं आप इसे कृषि पर आधारित उद्योग नहीं माने तो ध्यान रखना, एक मिश्रित कृषि टाइप चलता है जिसमें कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन किया जाता है तो बेटा उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है। इसीलिए पशुपालन के अंतर्गत ऊन आता ही है मेरे भाई। ऊन का मतलब क्या है? पशु संपदा। और पशु संपदा में कौन है जिससे हमारे राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा हमें ऊन प्राप्त होती है? वो बेटा किससे होती है? भेड़ से। तो हमारे ऊन उद्योग का पशु संपदा में प्रमुख आधार किसको माना गया है? भेड़ को। और ऊन उत्पादन मेरे भाइयों जो सर्वाधिक होता है ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत, उसमें हम फर्स्ट नंबर पे हैं और सेकंड पे है जम्मू एंड कश्मीर। तो कभी भी पूछा जाए कि ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है तो आप कहेंगे राजस्थान के अंतर्गत। और भाई सब दूसरे नंबर पे कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और ऊन के लिए प्रमुख आधार राजस्थान में किसको माना गया है? तो ध्यान रखना बेटा, किसको माना गया है? भेड़ को। फिर इसके बाद ये बात की जाए, चलो राजस्थान में ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान में भी ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो ध्यान रखना जोधपुर में होता है। कहां होता है? जोधपुर में। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय ऊन बोर्ड जो बनाया है वो कहां पे बनाया है? जोधपुर के अंतर्गत बनाया है। जबकि मेरे भाइयों ऊन मंडी जो आपकी है वो ध्यान रखना आपके बीकानेर के अंतर्गत है। कहां पे है? बीकानेर के अंतर्गत है। जबकि वूलन टेस्टिंग प्रयोगशाला भी बीकानेर के अंतर्गत है, स्टेट वूलन मिल्स भी बीकानेर के अंतर्गत है। लेकिन ऊन प्रशिक्षण जो केंद्र है वो जयपुर में। ज्यादातर प्रशिक्षण केंद्र वैसे राजस्थान के जयपुर में ही है, ये ध्यान रहे। और भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र है इसे भी याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है, अंबिकानगर टोंक में है। तो मैंने कुछ चीजें आपको और बताई जो आगे चल के आपको मिलेंगी। देखिए ये रही केंद्रीय ऊन बोर्ड की। जब मैं बात करता हूं कि केंद्रीय ऊन बोर्ड अपन ने कहां बनाया हुआ है? जोधपुर में। इसका रीजन है कि राजस्थान में ऊन का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो जोधपुर से होता है, इसलिए केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां है? जोधपुर में। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जो है वो कहां से होता है? तो ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन भी कहां से होता है? जोधपुर से। और राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है मेरे भाइयों? तो ऊन मंडी है आपकी बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर के अंतर्गत है। राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो कहां पे है बेटा? बीकानेर के अंतर्गत है। ओके मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा निशा एकदम सही कह रहे हैं आप जी, जोधपुर में है। और ऊन मंडी अपनी कहां पे है? बीकानेर के अंतर्गत है। सुरेंद्र राठौड़ जी बिल्कुल ठीक है बेटा। अगली बात, वूलन टेस्टिंग जो प्रयोगशाला है मेरे भाइयों ये ध्यान रखेंगे आपकी कहां पे है? आपके बीकानेर के अंतर्गत है। स्टेट वूलन जो मिल्स है ये कहां पे है? तो ये भी बेटा आपके बीकानेर के अंतर्गत है। ठीक है सर। ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? तो ध्यान रखना ये जयपुर के अंतर्गत है। और ये वेरी वेरी मोस्ट लाइन है मेरे भाइयों, इसे जरूर याद रखना। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है?
तो ये रहेगा आपका अविका नगर, ये रहेगा अविका नगर। और अविका नगर पड़ता है मेरे भाइयों कहां पे, टोंक के अंतर्गत। तो मेरे भाइयों केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र रहेगा अविका नगर, टोंक के अंतर्गत। अब यहां पे चलते हैं नोट के अंतर्गत, और यहां पे एक बात और आप ध्यान रखेंगे, वो क्या है सर, राजस्थान आपसे पूछा जाए राजस्थान ऊन वस्टेड, राजस्थान ऊन वस्टेड मिल्स कहां पर हैं, आपकी मिल और कहां पर हैं, कुछ आपकी राजस्थान ऊन वस्टेड मिल हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ये दो जगह हैं मेरे भाइयों, एक तो है आपकी लाडनू, और लाडनू पड़ता है मेरे भाइयों फिलहाल आपके डीडवाना कुचामन के अंतर्गत, ठीक है, राजस्थान ऊन वस्टेड मिल जो है, ओके सर। और एक है मेरे भाइयों चूरू के अंतर्गत। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसे भी जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान ऊन वस्टेड जो मिल हैं ये कौन कौन सी जगह हैं आपकी। तो एक तो है भाई साहब आपके कहां पे, लाडनू जो पड़ता है डीडवाना कुचामन में, और एक है चूरू के अंतर्गत। तो ये रहेंगे मेरे भाइयों प्रमुख ऊन उद्योग। दोबारा से देखो बेटा एक बार, केंद्रीय ऊन बोर्ड जो है वो जोधपुर के अंतर्गत है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर में होता है, ओके। और राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, वूलन टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर में, स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर में, ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र है ये अविका नगर टोंक के अंतर्गत है। और राजस्थान ऊन वस्टेड जो मिल है वो दो जगह है, एक लाडनू में है जो आपके डीडवाना कुचामन में है, और एक चूरू के अंतर्गत है बेटा, ओके। चलिए बिल्कुल मेरे भाइयों ये सबके लिए है ये क्लास, कोई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है मेरे भाइयों। इसका सीधा सीधा था मतलब, मैं कई बार अपनी क्लास में बोल चुका हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी जीके के अंतर्गत सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, ये मैं कई बार कह चुका हूं। आज नहीं तो कल आपको ये पढ़नी तो है ही है, और जब इतने अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई जा रही है, एक सीक्वेंस में पढ़ाई जा रही है, और पढ़ाने का तरीका बहुत बेटर है, समझाने का तरीका बहुत बेटर है, आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है, तो शुरुआत करिए मेरे भाइयों, जिससे कम से कम जीके के अंतर्गत जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, वो सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो, नहीं है क्या बेटा, बिल्कुल। तो चलिए ये तो बात रही किसकी, ऊन उद्योग की। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, फिर चलते हैं अपन किस पे, वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग पर। यहां से कुछ नहीं देखना, अभी बाद में बात करेंगे मेरे भाइयों। आपसे पूछा जाए वनस्पति घी का सबसे पहला कारखाना कहां लगाया गया था, तो ध्यान रखना ये भीलवाड़ा के अंतर्गत लगा है 1964 के अंतर्गत। वनस्पति घी का सबसे पहला कारखाना जो लगा था वो भीलवाड़ा 1964 में लगा था। फिर गवर्नमेंट को ये लगा कि यार ये आपका वनस्पति जो घी है ये सबसे ज्यादा वहां पे खपत होगा जब पब्लिक ज्यादा रहती है। बात तो सही है, क्योंकि जब आपके गांव में प्रोग्राम होते हैं, कस्बे में प्रोग्राम होते हैं, शादियां होती है, तो अपन जो घी लेके आते हैं उन पीपाओं पे लिखा रहता है, आपने देखा हो तो वनस्पति घी, जिसे आप देसी भाषा में डालडा बोलते हैं, बिल्कुल। तो मेरे भाइयों इनको लगा गवर्नमेंट को कि यार वनस्पति घी का सबसे ज्यादा उत्पादन अब आपका और खपत वहां पे होगी जहां पब्लिक ज्यादा रहती है। तो उसके बाद वनस्पति घी के इन्होंने सबसे ज्यादा कारखाने लगाए जयपुर के अंतर्गत, लेकिन पहला कारखाना ध्यान रखना भीलवाड़ा के अंतर्गत है, ये मत भूल जाना। और वर्तमान में वनस्पति घी के सबसे ज्यादा कारखाने वो जयपुर में। अब जब कारखाने जयपुर के अंतर्गत हैं तो स्वाभाविक सी बात है उत्पादन भी कहां पे होगा, जयपुर के अंतर्गत होगा, बिल्कुल सही सही कह रहे हैं सर। दूसरी बात, एक सरसों तेल की अपन बात करते हैं, तो सरसों तेल की जो सबसे ज्यादा मिल है वो भी आपकी कहां है, जयपुर के अंतर्गत है। तो सरसों तेल का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, जयपुर में। कुछ यहाँ मार्का चलते हैं विशेष ब्रांड के, उन्हें भी आप ध्यान रख लेंगे, जैसे मेरे भाइयों चंबल है, नेताजी है, बीरवाला के, ये तीन जो ब्रांड है ये जयपुर में काफी पॉपुलर हैं सरसों तेल के लिए। चंबल, नेताजी और बीरबालक, चंबल, नेताजी और बीरबालक। चंबल के जो छात्र हैं वो जयपुर में आने के बाद नेता बन जाते हैं, क्योंकि वो किसी से डरते नहीं है, क्योंकि वो वीर होते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे, चंबल और बालक जो आते हैं वो वीर बालक, और उसके बाद वो नेता बन जाते हैं नेताजी। और एक भरतपुर का मार्का चलता है जो काफी फेमस है, जिसे कहते हैं इंजन मार्का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें मैंने आपके साथ की हैं। आइए, राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री आपकी कहां पे लगाई गई थी, तो ध्यान रखना ये लगाई गई थी भीलवाड़ा। कहां पे लगाई गई थी, भीलवाड़ा के अंतर्गत लगाई गई थी, 1964 में लगाई गई थी, ओके। वर्तमान में वनस्पति घी का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके कहां पर हो रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अब फिलहाल जयपुर के अंतर्गत है। और सरसों तेल का सर्वाधिक उत्पादन भी आपके कहां पे है, जयपुर के अंतर्गत है, ठीक है सर, डन। और सरसों तेल के कुछ प्रमुख आपके कारखाने जो ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, जी सर, जिनमें एक है चंबल, एक है बीरबालक, एक है नेताजी और एक है इंजन मार्का। तो चंबल वाला कहां पे है, जयपुर में है, बीरबालक कहां पे है, जयपुर में है, नेताजी कहां पे है, जयपुर में है, लेकिन इंजन मार्का वाला जो है
वो कहां पे है, भरतपुर में। मैं फिर कहूंगा इसमें से इस लाइन को जरूर आप इंपॉर्टेंस देना मेरे भाइयों। राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री कहां पे लगी थी, तो भीलवाड़ा के अंतर्गत लगी थी। कब लगी थी, 1964 में। और आज वनस्पति घी का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कहां पे है, जयपुर के अंतर्गत है। ओके, डन डन। राम राम बेटा, सभी को प्यार भरा नमस्कार पुनः एक बार। चलिए अगला जो मेरे भाइयों आपके लिए आता है कृषि पर आधारित उद्योग, वो आ जाता है आपका कौन सा, डेयरी उद्योग। कौन सा आ जाता है, डेयरी उद्योग। तो बताइए, मैंने बात की थी मिश्रित कृषि की, कृषि प्लस पशुपालन, तो वहां पे फिर आ जाएगा वापस से कृषि पे आधारित। तो ये कृषि पे आधारित अगला उद्योग है जिसे अपन कहेंगे डेयरी उद्योग। इसे भी बहुत सिस्टम से समझिए। राजस्थान में मेरे भाइयों डेयरी उद्योग का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो जयपुर के अंतर्गत हुआ। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि जयपुर के अंतर्गत डेयरी उद्योग का सबसे ज्यादा विकास इसलिए हुआ था क्योंकि जयपुर के अंतर्गत पूरे ऑल ओवर राजस्थान की सबसे ज्यादा पब्लिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो वहां पे इसे डेवलपमेंट किया जाना मतलब गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद चीज थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और राजस्थान के अंतर्गत डेयरी उद्योग का सबसे ज्यादा विकास जो जयपुर में हुआ, उसको संचालन करने के लिए शुरुआत के अंतर्गत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का गठन किया गया। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का गठन किया गया था विश्व बैंक के सहयोग से 1975 में। ठीक है, फिर ऐसा लगा मेरे भाइयों किसानों को कि हमारा तो इसमें कोई इंक्लूड ही नहीं है, और बेटा बगैर किसान की सहमति के आप डेयरी उद्योग को चला पाए ये पॉसिबल नहीं है। फिर राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम का गठन जरूर किया गया था विश्व बैंक के सहयोग से 1975 में, लेकिन फिर इसको कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बाद डेयरी उद्योग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए त्रिस्तरीय प्लान तैयार किया गया। त्रिस्तरीय का मतलब है उसमें 3 संस्था आपकी नियुक्त की गई जो डेयरी उद्योग को चलाने के लिए रहेगी। वो एक सीड संस्था अलग से बनाई, जिला स्तर पर अलग से बनाई और ग्रामीण स्तर पर अलग से बनाई। और अब सीड संस्था को आपको जरूर याद रखना है, पहले तो आपकी चल रही थी राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, 1975 में बनी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया। अब इसी की जगह पे बनी है एक न्यू संस्था जिसे आप ध्यान रखेंगे जो डेयरी उद्योग की सबसे सीड संस्था मानी जाती है, जिसका नाम है RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। वो 1975 में बनी थी, ये 2 साल बाद बना दी गई 1977 में। मुख्यालय एक ही जगह रहेगा, कहां पे, जयपुर। उसका भी जयपुर में था, इसका भी जयपुर में। तो आज वर्तमान में ध्यान रखना है आपको डेयरी उद्योग की सबसे सीड संस्था कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1977 में हुई और मुख्यालय कहां रहेगा, जयपुर के अंतर्गत। तो राजस्थान में डेयरी उद्योग का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो आपके कहां पे हुआ है सर, जयपुर के अंतर्गत हुआ है। डन। दूसरी बात, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की जब मैं बात करता हूं, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में जयपुर के अंतर्गत किसके सहयोग से की गई थी, विश्व बैंक के सहयोग से की गई थी। फिर डेयरी विकास के लिए राज्य में कैसा ढांचा तैयार किया गया था, त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया था। त्रिस्तरीय का मतलब है इसमें सीड संस्था अलग बनेगी, मतलब एक आपके त्रिस्तरीय ढांचे का मीनिंग ये रहेगा, नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। हालांकि इसमें एक तो मेरे भाइयों सीड संस्था नियुक्त की गई थी, इस डेयरी उद्योग को चलाने के लिए सीड संस्था नियुक्त की गई थी। एक मेरे भाइयों जिला स्तर पे, किस पे, जिला स्तर पे एक संस्था बनाई गई। और एक मेरे भाइयों किस स्तर पे बेटा, तो ग्रामीण स्तर पर। किस स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। अब देखते हैं त्रिस्तरीय जो ढांचा बनाया गया था, इसमें देखते हैं आगे चल के क्या बातें हुई थी। तो सीड्स स्तर पे जो संस्था आपकी नियुक्त की गई थी, किस स्तर पे भाई साहब, सीड्स स्तर पे, उसका नाम है RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। क्या नाम है बेटा इसका, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये जो संस्था है आपकी RCDF, सबसे पहले तो इसका पूरा नाम भी आप ध्यान रखेंगे जी गुरुजी, और इसका जो पूरा नाम आने वाला है वो रहेगा राजस्थान कोऑपरेटिव, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसकी जो स्थापना है बेटा वो 1977 में हुई थी। इसे हिंदी में आप बोलेंगे राजस्थान राज्य सहकारी संघ, और जिसका मेरे भाइयों जो मुख्यालय रखा गया था वो कहां पे रखा गया था, जयपुर के अंतर्गत। तो मेरे भाइयों इससे पहले आपका जो संचालन हो रहा था डेयरी उद्योग का, उसको संचालन किया जा रहा था किसके द्वारा पता है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम के द्वारा। लेकिन फिर उसको कैंसिल करके मेरे भाइयों शीर्ष स्तर पे एक संस्था बनाई गई जिसे आप कहेंगे RCDF। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, RCDF का डेयरी उद्योग की सबसे शीर्ष संस्था का नाम क्या है, तो वो है RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। जैसे मेरे भाइयों औद्योगिक क्षेत्र में सबसे शीर्ष संस्था रीको को माना जाता है, बिल्कुल सर, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे शीर्ष संस्था रीको को माना जाता है, बिल्कुल। पर्यटन के अंतर्गत सबसे शीर्ष संस्था RTDC को माना जाता है।
इसी प्रकार डेयरी उद्योग में सबसे शीर्ष संस्था माना जाता है आरसीडीएफ को। अब जिला स्तर पर मेरे भाइयों जो संस्था आपकी बनाई गई उसे बोला गया जिला दुग्ध सहकारी संघ, जिला दुग्ध सहकारी संघ। और ग्रामीण स्तर पे जो बनाई गई थी उसे कहा गया था प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं जिससे आपको और इंटरेस्ट आए इस पॉइंट में। ये शीर्ष संस्था हो गई, बिल्कुल सर, ये जिला स्तर पर हो गई, ओके सर, और ये ग्रामीण स्तर पर हो गई। अब सुनो, इसमें किसान को कैसे इंक्लूड किया गया। अब बताइए, जैसे अपन घर पे पशु संपदा पालते और अपना ये बिजनेस है पशु पालने का और दूध बेचने का, तो बेटा वो आपका जो दूध आता है ना गांव से, जो किसान लेके आते हैं बेचने के लिए, वो ग्रामीण स्तर से आता है और वो ग्रामीण स्तर की संस्था पे पहुंचता है जिसे कहते हैं प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां। यहां उस दूध का फेंट निकाला जाता है। फेंट का मतलब उसमें कहीं आपने पानी तो नहीं मिलाया है, वो शुद्धता कितनी है और उसमें जो मेरे भाइयों प्रोटीन है वो कितना है। तो यहाँ फेंट निकाला जाता है और फेंट निकाल के आपके लिए दाम निश्चित किए जाते हैं कि ये दाम आपके लिए मिलेंगे। तो इस जगह पे होता है वो किसानों के लिए जब दूध बेचते हैं और उसके बदले रुपया देती है, तो वो है प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां। यहां से इनको फेंट के आधार पर रुपया मिलता है। अब फेंट के आधार पर जैसी जैसी क्वालिटी का दूध है वो इसके बाद प्रोसेसिंग होके यहां पहुंचता है, जिला दुग्ध सहकारी संघ पे पहुंचता है और वहां पे मेरे भाइयों इसे अलग अलग पॉलिथीन में पैक किया जाता है जैसा जैसा क्वालिटी का है। इसीलिए जब हम डेयरी पे जाते हैं तो हमें एक नीली थैली का दूध मिलता है, एक व्हाइट थैली का दूध मिलता है। कहते हैं ना कि भाई साहब सफेद व्हाइट गोल्ड चाहिए, है ना, इस प्रकार के। तो ये अलग अलग, तो यहाँ पे वो आपका जो दूध आता है उसे फेंट के आधार पर उसके रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद इस दूध को कई प्रकार की पॉलिथीन में पैक किया जाता है। कम क्वालिटी का आपको हल्की थैली में मिलेगा, नीली थैली जिसे आप बोलते हैं, उच्च क्वालिटी का व्हाइट थैली में मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके, ओके। तो बेटा ये ध्यान रखना है, लेकिन इनको अगर आप याद भी नहीं रखो तो शीर्ष संस्था को जरूर याद रखना। अब जो शीर्ष संस्था है आरसीडीएफ, इसके द्वारा राजस्थान के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट आपकी डेयरी, आपके जो मिल है मेरे भाइयों वो चालू की गई हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो कौन कौन सी है मेरे भाइयों प्रमुख डेयरी आपकी, ये देखिए राजस्थान में संचालित जो प्रमुख आपकी डेयरी मिल है वो कौन कौन सी है। तो राजस्थान की अगर आपसे पूछे कभी भी प्रथम डेयरी कौन सी है तो ध्यान रखना पद्मा है। कौन सी है? पद्मा अजमेर के अंतर्गत 1938 में लगी थी, ठीक है सर। फिर बात आती है वर्मूल की, क्या वर्मूल जो है वो कहां पे, फिर उर्मूल और फिर गंगमूल। ये कुछ डेयरी हैं जिनको जरूर याद रखना। वर्मूल का मतलब इसे इंग्लिश में याद करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो वर्मूल का मतलब होता है बेटा वेस्टर्न राजस्थान मिल्क, वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, यूनियन लिमिटेड। तो वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब सर ये है कहां पे, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों वेस्टर्न जरूर दिया हुआ है, तो बिल्कुल पश्चिम में जाने की जरूरत नहीं है। पश्चिम में जैसलमेर है, उससे पहले एक जिला आपका आएगा जिसे आप कहेंगे जोधपुर। तो ये है कहां पे मेरे भाइयों, जोधपुर के अंतर्गत। फिर चलते हैं उर्मूल में, किसमें चलते हैं बेटा, उर्मूल के अंतर्गत। ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये है उर्मूल, उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ओके सर। तो उर्मूल में ध्यान रखेंगे ये है उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, ओके सर। उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड इसे आप बोलेंगे, ओके सर। और मेरे भाइयों उत्तरी राजस्थान का मतलब अब प्रॉपर उत्तर में नहीं जाना है, एक जिला पहले रुकना है। तो भाई साहब ये है आपकी बीकानेर के अंतर्गत, कहां पे है, बीकानेर के अंतर्गत। अब है आपके पास गंगमूल, तो इसे बोलेंगे गंगानगर, गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड, गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड इसे कहा जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड। और सर ये कहां पे है, तो ध्यान रखना गंगानगर वाली जो है ये है आपके कहां पर, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। कहां पे है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत। तो मेरे भाइयों राजस्थान में संचालित जो प्रमुख डेयरी हैं जिनका मेरे भाइयों संचालन आरसीडीएफ के द्वारा किया गया है, उसमें एक तो ध्यान रखेंगे बरमूल है, वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कि पश्चिम में नहीं जाना है, एक जिला पहले रुकना है, जोधपुर में है, ओके सर। फिर है उर्मूल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कि उत्तर में नहीं जाना है, एक जिला पहले रुकना है, बीकानेर में, ओके सर। फिर है गंगमूल गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड, लेकिन गंगानगर में नहीं जाना है भाई साहब, एक जिला पहले रुकना है, हनुमानगढ़। तो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, एक जिला पहले रुकना है, ये बात आप ध्यान रखें, ओके ओके सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों, इसकी कुछ और भी डेयरी है, जैसे ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों, कौन सी, कैमल डेयरी। और कैमल जो डेयरी है ये मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत दो हैं आपकी, एक तो है जोड़वीड़ में, कहां पे है, जोड़वीड़ के अंतर्गत लगी हुई है, और ये है आपकी बीकानेर में, ओके सर, पहली यही लगी थी।
और दूसरी लगी हुई है आपके पोकरण के अंतर्गत। कहां पे? पोकरण के अंतर्गत, और ये पोकरण पड़ता है जैसलमेर में। तो मेरे भाइयों कल को आपको ये कहे कैमल मतलब ऊंटनी के दूध की जो डेयरी है उसमें फर्स्ट आपकी कौन सी है, तो फर्स्ट बेटा ये लगी थी, और सेकंड कौन सी है, तो ध्यान रखना सेकंड आपकी है। ये एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेट्रो डेयरी कहां पे है, तो इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र शहर जहां पे मेट्रो का संचालन होता है वो कौन है? जयपुर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो मेट्रो डेयरी जो है आपकी वो कहां पे रहेगी? जयपुर के अंतर्गत रहेगी। और ऊंटनी के दूध का विपणन जो केंद्र है, विपणन का मतलब होता है खरीदना और बेचना दूध को, वो क्या कहलाता है? विपणन केंद्र कहलाता है। ऊंटनी के दूध का विपणन केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, ऊंटनी का जो दूध होता है वो काफी पौष्टिक माना जाता है, कई बीमारियों के लिए इसका बीमारियां जो होती हैं उनके इलाज के रूप में इस दूध को काम में लिया जाता है। तो ये आपका डेयरी उद्योग मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। मैं फिर कह रहा हूं, इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखना बेटा। वर्मूल वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड जोधपुर में, ठीक है। आपका उर्मूल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, गंगमूल गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कैमल मिल्क डेयरी। और मेट्रो डेयरी कहां रहेगी? जयपुर के अंतर्गत। तो ऊंटनी के दूध का विपणन जो केंद्र है वो भी कहां पे स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। ओके भाई साहब, आपने तो बलदेव जी पूरा ही लिख के भेज दिया। चलिए बहुत बढ़िया है ना। आपको ये बात है, पहले एक बार कमेंट मेरे को करके ये बताओ कि यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि सर हमारे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई बेटा। ओके, जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार। जी सर, ओके बेटा, बहुत बढ़िया। यस गुरुदेव, यस गुरुदेव, ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ये भी एक काबिले तारीफ है। अब आ जाते हैं मेरे भाइयों किस पे? बायोडीजल उद्योग पे। ओके सर, और बायोडीजल उद्योग जो है ये भी कृषि पे आधारित है। इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिएगा? अब यहां से देखिए बेटा, इसके लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है उसे हम कहते हैं रतन जोत। क्या कहते हैं? रतन जोत। या मेरे भाइयों इसका एक नाम और जिसे आप वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं, जेट्रोफा। तो बायोडीजल उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिएगा मेरे भाइयों वो चाहिएगा आपका रतन जोत या जेट्रोफा। बायोडीजल जो रिफाइनरी है ये कहां पे है सर? तो ये भी ध्यान रखना भाई साहब, बायोडीजल जो रिफाइनरी है ये है कलड़वास। और कलड़वास तो आपके कहां पड़ता है जी? उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बायोडीजल की अपने यहाँ जो रिफाइनरी है वो आपकी रहेगी कलड़वास, उदयपुर। और बायोडीजल जो प्लांट है मेरे भाइयों जहां पे स्टोर किया जाता है बायोडीजल को, और रिफाइनरी का मतलब होता है जहां पे साफ किया जाता है, और जहां स्टोर किया जाता है उसे प्लांट कहते हैं, और जहां पे साफ किया जाता है उसे रिफाइनरी कहते हैं। तो बायोडीजल जो प्लांट है उसे ध्यान रखना आप, वो है आपका झामरकोटड़ा। कौन सी जगह है बेटा? झामरकोटड़ा। और ये भी आपका कहां पड़ता है सर? उदयपुर के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। और इसके तेल का प्रयोग किसमें किया जाता है बायोडीजल के का? तो ये ध्यान रखना, इसके तेल का प्रयोग ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में? ईंधन के रूप में मेरे भाइयों काम में लिया जाता है। ओके सर, ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो एक मेरे भाइयों उद्योग धंधा आप ये भी ध्यान रखेंगे जिसको मैंने क्या कहा है? बायोडीजल उद्योग। इसके लिए कच्चा माल चाहिएगा रतन ज्योत या जेट्रोफा। ओके, बायोडीजल रिफाइनरी रहेगी कलड़वास, उदयपुर के अंतर्गत। बायोडीजल प्लांट रहेगा झामरकोटड़ा, उदयपुर के अंतर्गत। और तेल का प्रयोग होगा किसके रूप में? ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं मेरे भाइयों बायोडीजल। ओके सर, डन। फिर चलते हैं आगे भाई साहब, एक उद्योग आपके पास फिर आता है जिसे कहते हैं जैतून या ऑलिव ऑयल उद्योग। ओके सर, अब इसमें कच्चा माल क्या चाहिएगा? तो ये तो नाम से पता चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसमें कच्चा माल आपको चाहिएगा क्या? जैतून का वृक्ष। क्या चाहिएगा बेटा? जैतून। और जैतून के वृक्ष से जो ऑयल प्राप्त होता है मेरे भाइयों उसकी एकमात्र रिफाइनरी अपने राजस्थान में ओनली एकमात्र रिफाइनरी है, और वो है लूणकरणसर बीकानेर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कच्चा माल जैतून चाहिएगा, और जैतून जो रिफाइनरी है वो एकमात्र अपनी कहां पे है? तो ध्यान रखना वो है लूणकरणसर बीकानेर के अंतर्गत है। कहां पे है? लूणकरणसर बीकानेर के अंतर्गत है। अच्छा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई साहब जैतून उद्योग की राजस्थान में एकमात्र जो रिफाइनरी है वो कहां पे है? तो ध्यान रखना लूणकरणसर बीकानेर। जबकि बायोडीजल की एकमात्र जो रिफाइनरी थी वो कहां पे थी? कलड़वास, उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है सर। इसके अलावा ऑलिव टी प्लांट इजराइल के सहयोग से जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका जैतून का एकमात्र लूणकरणसर बीकानेर में था। अब मेरे भाइयों जो दूसरा प्लांट है इसका, जिसे ऑलिव टी प्लांट कह रहे हैं बेटा, ये जयपुर के अंतर्गत बस्सी में स्थापित किया जा रहा है। और ध्यान रहे किसके सहयोग से किया जा रहा है? इजराइल के सहयोग से लगाया जा रहा है। इसका उपयोग खाने में एवं औषधि में किया जाता है। किसका बेटा? जैतून या मेरे भाइयों ऑलिव ऑयल का प्रयोग। बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छी लाइन हो सकती है कि इसका जो दूसरा आपका वो लग रहा है प्लांट जिसे ऑलिव टी प्लांट कह रहे हैं, वो किसके सहयोग से और कहां पे लगाया जा रहा है?
तो इसका दूसरा प्लांट आपके जयपुर के अंतर्गत लग रहा है, बस्सी स्थान पे लग रहा है मेरे भाइयों। और किसके सहयोग से लगाया जा रहा है, तो ध्यान रहे ये इजराइल के सहयोग से लगाया जा रहा है। और इसके तेल का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, खाने या औषधि के रूप में करते हैं, जबकि बायोडीजल के तेल का प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो दोनों के तेल का प्रयोग भी ध्यान रखना यहाँ पे। ओके सर, डन। तो ये आपके मेरे भाइयों यहां तक जो अपन आए हैं ये सब रहे आपके किस पे आधारित, जो मैंने अभी तक कराए थे ये थे कृषि पर आधारित उद्योग। अब चलेंगे मेरे भाइयों अपन किस पे, ओके बेटा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बस्सी, हाँ बेटा बस्सी जयपुर वाला है। और एक ध्यान रखना, एक पड़ता है बस्सी अभ्यारण्य। जब बस्सी के पीछे अभ्यारण्य लग जाए तो वो चित्तौड़गढ़ वाला है, ये ध्यान रखना। और केवल बस्सी लगा हुआ हो तो समझ जाना ये जयपुर वाला है। गुड मॉर्निंग सर जी, लेकिन ये टाइम ठीक नहीं है बेटा। कविता बहुत कुछ निकल चुका है, आप लेट जुड़ रही है। ये तो खैर यूट्यूब पे क्लास है तो आप पीछे भी इसे देख सकते हैं। बाकी क्लास हमेशा रेगुलरिटी के साथ और सही टाइम पे आपको अटेंड करनी चाहिए, नहीं है क्या। तो एक मैं बात कर रहा था बस्सी की, एक बस्सी जो है वो जयपुर में है और एक बस्सी के पीछे अगर अभ्यारण्य लग जाए तो मेरे भाइयों फिर ध्यान रखना वो कहां पे हो जाएगा, बस्सी के पीछे अगर अभ्यारण्य लग गया तो मेरे भाइयों वो चित्तौड़गढ़ में चला जाएगा। ओके सर, चलिए नेक्स्ट टाइम सर जी। ओके चलिए बेटा, अब चलते हैं खनिज पर आधारित उद्योग। तो उसमें मेरे भाइयों खनिजों पर आधारित उद्योग में मेरे पास सबसे पहला एक उद्योग है जिसे मैं कहूंगा सीमेंट उद्योग। तो इसके बारे में पहले तो यहाँ पे ये चीज देखिए कि खनिजों पर आधारित ये सबसे बड़ा उद्योग है। बिल्कुल सर। तो पहली बात तो ये कि खनिजों पर आधारित बेटा ये है मेरे भाइयों, ध्यान रखेंगे आप, खनिजों पर आधारित ये सबसे बड़ा उद्योग है। बिल्कुल सर, तो ये खनिजों पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि सीमेंट के उत्पादन में बेटा, अगली ये भी बात ध्यान रखनी है कि सीमेंट के उत्पादन में मेरे भाइयों राजस्थान का भारत में, सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है, ये भी ठीक है सर। तो सीमेंट के उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान है। और तीसरी बात एक ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन मेरे भाइयों जिस जिले से होता है उस जिले को कहते हैं चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां से होता है, चित्तौड़गढ़ जिले से। तो अपन जो सीमेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ये खनिजों पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, जैसे कृषि पे आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि सीमेंट के उत्पादन में जो राजस्थान है उसका ऑल ओवर इंडिया में पहला नंबर आता है। और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा सीमेंट का कहां से उत्पादन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जहां आपके उद्योग धंधे ज्यादा होंगे और उद्योग धंधे सीमेंट के सबसे ज्यादा है चित्तौड़गढ़ में। तो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां से होता है, चित्तौड़गढ़ से। अब यहाँ पे चलते हैं कि सर्वाधिक सीमेंट जो उत्पादन होता है मेरे भाइयों वो राजस्थान के अंतर्गत कहां से होता है, चित्तौड़गढ़ से होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कहां से, चित्तौड़गढ़। इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए होता है, तो ध्यान रखना बेटा, इसके लिए एक तो चाहिए होता है चूना पत्थर। ओके सर। एक इसके लिए चाहिए होता है बेटा जिप्सम, क्या चाहिए होता है, जिप्सम। और एक इसके लिए चाहिए होता है सिलिका। तो सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है मेरे भाइयों वो ध्यान रखना, एक चूना पत्थर, एक जिप्सम और एक सिलिका। सबसे ज्यादा जो मात्रा में चाहिए होता है वो चाहिए होता है क्या, चूना पत्थर। तो ये बातें तो आपको यहां तक समझ में आ गई। लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक कई बार आता है कंपटीशन में वो लाखेरी बूंदी वाला आता है कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री कहां लगी, कब लगी, उत्पादन कब शुरू हुआ, लगाया किसने था और उसका नाम क्या है। तो आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बताने वाला हूं, तो अच्छे तरीके से ध्यान देंगे यहाँ पे। जी सर। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। प्रथम सीमेंट जो फैक्ट्री थी अपनी सीमेंट की मेरे भाइयों, ये प्रथम सीमेंट फैक्ट्री आपकी कहां और कब लगी। तो प्रथम जो सीमेंट फैक्ट्री है मेरे भाइयों, सबसे पहले तो उसका नाम क्या है सर, उसका नाम क्या है सर, तो उसका नाम है बेटा, ध्यान रखना, ACC। प्रथम हमारी जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका नाम था ACC। इसका मतलब हो जाता है बेटा एसोसिएट सीमेंट कंपनी। तो जो सबसे पहली फैक्ट्री थी उसका नाम है एसोसिएट सीमेंट कंपनी। ओके सर। अब ये मेरे भाइयों लगी कहां पे थी, तो इसकी जो सीमेंट ACC सीमेंट कंपनी थी इसकी स्थिति कहां पे है, तो बेटा ये लगी थी आपकी लाखेरी। और लाखेरी कहां पड़ता है मेरे भाइयों,
तो हर एक बच्चे को ये कई बार पूछा गया है, तो याद है बूंदी। लेकिन ध्यान रखना उस प्लांट का जो नाम था उसे बहुत कम बच्चों को याद है, तो बेटा ये प्लांट का नाम जरूर याद रखना, एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, जो लाखेरी बूंदी के अंतर्गत रही। अब बात आती है बेटा इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना इसकी जो स्थापना है वो 1915 के अंतर्गत है, ठीक है सर। लेकिन मेरे भाइयों स्थापना के बाद अगर मैं ये कहूं कि इससे उत्पादन शुरू कब हुआ, तो उत्पादन जो शुरू हुआ बेटा इससे वो 2 साल बाद हुआ, तो उत्पादन शुरू है 1917 के अंतर्गत, जबकि स्थापना कब हो चुकी है 1915 में। अब लगाने वाले को हम क्या कहेंगे, संस्थापक। तो लगाने वाला जो व्यक्ति था संस्थापक, उसका नाम क्या था, तो बेटा उसे ही मत भूलना बस, उसका नाम था मेरे भाइयों, उसे आप बोलेंगे क्लिक निक्सन। क्या बोलेंगे बेटा, क्लिक निक्सन, तो उसका नाम था बेटा क्लिक निक्सन। तो आपके जैसे दी कृष्णा कॉटन मिल्स लगी थी सूती वस्त्र उद्योग में, पहली मिल बिल्कुल, उसको लगाने वाले थे दामोदर दास राठी, कर्नल डिक्सन और श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसी प्रकार आपके सीमेंट की जो प्रथम फैक्ट्री लगी है एसीसी नाम से, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ये ध्यान रखना ये लाखेरी बूंदी के अंतर्गत लगी है, 1915 में लगी है, उत्पादन शुरू हुआ है 1917 में, और लगाने वाला व्यक्ति है क्लिक निक्सन। और वैसे भी जब आपका सीमेंट बन के बाहर निकलता है, एक कट्टे में पैक होके बाहर निकलता है, तो इसे इजी गोइंग भी याद किया जा सकता है। आप कंप्यूटर पे बस आपको क्या देनी होती है, एक क्लिक देना होता है, क्लिक सीमेंट बाहर, क्लिक सीमेंट बाहर, क्लिक सीमेंट बाहर, और बाहर को भी बोलते हैं निकलना, तो क्लिक निक्सन, क्लिक निक्सन। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, यहां पे ये इजी हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा नाम याद रखना कि क्लिक निक्सन के सीमेंट को जब भी आपकी मशीनरी से बाहर निकाला जाता है तो कंप्यूटर पे क्लिक दिया जाता है और मेरे भाइयों फिर वो निकल जाता है, तो क्लिक निक्सन। ओके डन, डन सर। फिर मेरे भाइयों आगे चलते हैं, चलिए यहां तक की बात हो गई। फिर हमारे राजस्थान में 2 टाइप के सीमेंट बनते हैं, एक काली सीमेंट बनता है और एक सफेद सीमेंट बनता है। तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि चलो काली सीमेंट के तो कई सारे कारखाने, लेकिन सफेद सीमेंट के हमारे यहाँ गिने चुने वक्त केवल 3 कारखाने हैं। कितने हैं, 3 कारखाने, तो वो कौन से। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे आपको एक बात और बतानी है, आइए वो बात यह है, नोट में लेके चल रहा हूं आपको। बात यह है कि स्वतंत्रता से पूर्व, शुरू में भी हुई है ये, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में लगे बृहत उद्योग, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में लगे बृहत उद्योग, और इनकी संख्या अपन ने शुरू में देखी थी, कितनी थी, 11 थी, बिल्कुल थी सर। और 11 के अंतर्गत अपन ने यह भी देखा था कि इस 11 में सूती वस्त्र उद्योग कितने थे। तो बेटा इस 11 के अंतर्गत आपने देखा था कि सूती वस्त्र उद्योगों की जो संख्या थी वो 7 थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। फिर अपन ने चीनी उद्योग पढ़ लिया था, बिल्कुल पढ़ा था सर, और चीनी उद्योग की संख्या आपके पास आ चुकी थी 2। और अब आप पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों कौन सा, अब आप पढ़ रहे हैं सर सीमेंट उद्योग। और सीमेंट जो उद्योग थे स्वतंत्रता से पहले, इनकी संख्या कितनी है सर, 2। अब इनकी संख्या जो 2 है मेरे भाइयों, वो कौन कौन सी है सीमेंट उद्योग के अंतर्गत जो 2 है, तो एक तो आपने देख ही लिया है सर, एक तो है आपका लाखेरी वाला, एक तो लगा हुआ था स्वतंत्रता से पहले लाखेरी बूंदी में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, 1915 में, तो ये स्वतंत्रता से पहले हो गया। और एक इस नाम से भी चलता था जिसको बोलते थे त्रिशूल छाप, कौन सा, त्रिशूल छाप सीमेंट। और ये त्रिशूल छाप सीमेंट जो चलता था, ये चलता था सवाई माधोपुर के अंतर्गत। लेकिन मेरे भाइयों वर्तमान में ये क्या हो चुका है, पूर्णतः बंद हो चुका है। तो अब देखो आपके पास स्वतंत्रता से पहले जो बृहत उद्योगों की संख्या थी राजस्थान में 11, वो सारे आ चुके। इसका मतलब सूती वस्त्र उद्योग में मैंने 7 सूती वस्त्र मिलें कराई है, जिनमें सबसे पहली मिल का नाम था दी कृष्णा कॉटन मिल्स, फिर एडवर्ड थी, फिर महालक्ष्मी थी, फिर आपकी दक्षिण में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स थी, फिर महाराजा उम्मेद कॉटन मिल्स थी, फिर आपकी महादेव कॉटन मिल्स थी, और शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स थी। ये 7 तो आपकी कैसी थी, सूती वस्त्र। 2 मैंने आपको चीनी मिल भी कराई है, जिनमें पहली का नाम था मेरे भाइयों मेवाड़ शुगर मिल्स और दूसरी का नाम था श्री गंगानगर शुगर मिल्स, ये स्वतंत्रता से पहले की थी। और 2 सीमेंट आपके हो गए, जिसमें लाखेरी बूंदी है और त्रिशूल छाप सीमेंट है जो सवाई माधोपुर में, ये भी स्वतंत्रता से पहले के हैं। तो ये आपको ये डाटा जो मैंने शुरू में दिया था आपको, वो आपका यहां आके कंप्लीट होता है, ये वाला डाटा के 11 जो आपके वो मिले थी वो कौन कौन सी थी। तो कभी इससे भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं सच कह रहा हूं बेटा, आप पूरे राजस्थान के अंतर्गत सबसे अलग पहचाने जाओगे, क्योंकि इन चीजों को बेटा कोई नहीं बताता है कि स्वतंत्रता से पहले 7 सूती वस्त्र मिले कौन सी थी। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो उसे जरूर याद रखना, आप सबसे आगे निकल के जाओगे इस प्रकार के क्वेश्चनों से। तो यहां प्रथम सीमेंट फैक्ट्री अपन ने देख ली, स्थापना देख ली और संस्थापक भी देख लिया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, और आगे बढ़ने के बाद मेरे पास एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं सफेद सीमेंट फैक्ट्री।
इसका मतलब राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कितने हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। और जो सफेद सीमेंट के कारखाने मेरे भाइयों उनकी संख्या राजस्थान में रहने वाली है 3। कितनी रहने वाली है भाई? 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं तो उन्हें अच्छे से सुनिएगा आप। एक है मेरे भाइयों जिसको आप बोलेंगे जेके व्हाइट, जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना, जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना। ओके सर, तो ये तो हो गया जेके व्हाइट। एक आता है इसके अंतर्गत जिसे आप बोलेंगे विरला, विरला व्हाइट, विरला व्हाइट सीमेंट कारखाना, विरला व्हाइट सीमेंट कारखाना। ओके सर, और एक जेके की और इकाई है यहां पे, जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना। ओके सर, तो हमारे पास सफेद सीमेंट के बेटा ये 3 कारखाने हैं जिनमें 2 जेके व्हाइट की इकाइयां हैं और एक है विरला व्हाइट की इकाई। ओके सर, अब ये कहां कहां पे है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जेके जो व्हाइट सीमेंट कारखाना है ये आपका लगा हुआ है गौटन, और गौटन पड़ता है नागौर में। और मेरे भाइयों इसका ईयर भी याद रखना, ये लगा था आपका 1964 में। कब लगा था बेटा? 1964 के अंतर्गत लगा था। ठीक है सर, इसके अलावा मेरे भाइयों आपका विरला जो व्हाइट सीमेंट कारखाना है ये ध्यान रखना, ये है आपका खरिया खंगार। ये कहां पे है? खरिया खंगार। और ये आपका खरिया खंगार पड़ता है जोधपुर के अंतर्गत। कहां पड़ता है? जोधपुर के अंतर्गत। और जेके व्हाइट सीमेंट एक कारखाना और है जिसे आप कहेंगे निम्बा हेड़ा, यह है निम्बा हेड़ा। और निम्बा हेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो जेके व्हाइट आपका ये निम्बा हेड़ा में नहीं, सॉरी, ये मांगरोल में है बेटा। ये कहां पे है? मांगरोल के अंतर्गत है। ओके, ये मांगरोल में रहेगा। ओके सर, और मांगरोल पड़ता है कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पड़ता है। राइट, और ये मेरे भाइयों 1964 नहीं बेटा, ये 1984 है। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1984 के अंतर्गत लगा। तो हमारे जो आपके सफेद सीमेंट के कारखाने वो 3 है मेरे भाइयों, जिनमें 2 तो रहेंगे बेटा जेके नाम से रहेंगे, एक रहेगा विरला नाम से। जेके व्हाइट जो सीमेंट कारखाना है पहला वो गोटन नागौर में 1984 के अंतर्गत लगा था। विरला जो व्हाइट सीमेंट कारखाना ये खरिया खंगार जोधपुर के अंतर्गत है। और तीसरा जो है जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना वो भी ध्यान रखना मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। अब मेरे भाइयों ये सिर्फ अपने राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना नहीं है, ये राजस्थान और भारत का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना माना जाता है जिसे कहते हैं जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना गोटन नागौर। ध्यान रखना, राजस्थान व भारत का, ये आपके राजस्थान व भारत का प्रथम, राजस्थान व भारत का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। राजस्थान व भारत का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। तो कभी भी आपसे पूछे कि राजस्थान व भारत का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कौन सा है तो वो रहेगा जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना जो लगा हुआ है आपके गोटन नागौर के अंतर्गत। तो इन 3 को आपको जरूर याद रखना है। अब मेरे भाइयों इसके बाद में अगली बात करूं तो इसके बाद जो अगली बात है ना, अब बचे कुछ जितने भी सीमेंट के कारखाने वो रहेंगे काली सीमेंट के। जैसे जैसे मैं आपको बात करता चलूंगा वो ध्यान से सुन से चलना। जैसे आपका एसीसी है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी में है। बिल्कुल, बांगड़ नाम से सीमेंट कारखाना है, पाली के अंतर्गत है। मेरे भाइयों जयपुर नाम से सीमेंट कारखाना है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। ये कंफ्यूज वाले सीमेंट के कारखाने। चेतक जो सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। लाफार्जा जो सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है मेरे भाइयों। बिनानी जो सीमेंट है ये पिंडवाड़ा सिरोही के अंतर्गत है। श्री जो सीमेंट है वो श्रीगंगानगर में है, झुंझुनू में, ब्यावर के अंतर्गत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंबुजा जो सीमेंट है वो रावड़ियावास जो फिलहाल आपका पड़ता है कहां पे, पहले अजमेर के अंतर्गत हुआ करता था, अब शायद ये ब्यावर के अंतर्गत है, वो अपन देख लेंगे। इसके मंगलम जो सीमेंट है वो मोड़क कोटा के अंतर्गत है मेरे भाइयों। लाफार्जा जो सीमेंट है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। अल्ट्राटेक जो सीमेंट है ये भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। ऐसे बहुत सारे सीमेंट के कारखाने हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिन्हें अपन कहेंगे काली सीमेंट के कारखाने। तो सीमेंट उत्पादन की प्रमुख इकाइयां कुछ और भी हैं, इन्हें देखिए। जिसमें जैसे ये आ गया जेके सीमेंट। कौन सा आ गया? जेके सीमेंट फैक्ट्री कहां पे है तो ये निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आती है। किस नाम से? जेके नाम से। और ध्यान रहे मेरे भाइयों ये तो जेके सीमेंट है और वो जेके व्हाइट सीमेंट है जो मंगरौल चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। यहां मैं भी कंफ्यूज हुआ था तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है जो मंगरौल चित्तौड़गढ़ में, और व्हाइट नहीं लगा है, केवल जेके सीमेंट आए तो वो निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में। अल्ट्राटेक मैंने बताया था चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, और वर्तमान में तो भाई साहब इसी से आपके राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाला भी यही है। कौन? अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री। ओके सर,
चेतक वाला कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। लाफार्जा वाला कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। एसओसी एसीसी वाला लाखेरी बूंदी में। वागड़ सीमेंट मैंने आपको बताया पाली में है। बिनानी कहां पे? पिंडवाड़ा सिरोही के अंतर्गत है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट के कारखाने आगे और भी हैं लिस्ट में, लेकिन इनको भी ध्यान रखना है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। हो सकता है 4 आपके सामने काली सीमेंट दे दे और 4 जिले दे दे और क्या करवा ले, मिलान करवा ले, तो ये भी याद रखने हैं। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, अल्ट्राटेक चित्तौड़गढ़, चेतक चित्तौड़गढ़, लाफार्जा चित्तौड़गढ़, एसोसिएट आपका लाखेरी बूंदी, बांगड़ कहां पे? पाली, बिनानी कहां पे? पिंडवाड़ा सिरोही के अंतर्गत है। ओके, फिर मेरे भाइयों श्री जो सीमेंट है ये 3 जगह है, मैंने कहा था आपको, एक श्री गंगानगर में, एक झुंझुनू में और एक ब्यावर के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। कौन सा वाला बेटा? श्री सीमेंट को जरूर याद रखना, ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, श्रीराम वाला जो है ये कोटा के अंतर्गत है, श्रीराम नगर में लगा हुआ है। ग्रासिम जो सीमेंट फैक्ट्री है कोटपुतली भैरोड के अंतर्गत आती है। मंगलम जो सीमेंट है ये मोड़क कोटा में है। जयपुर वाला मैंने कहा था ना जयपुर नाम से, लेकिन है सवाई माधोपुर में। अंबुजा जो सीमेंट है ये रावड़िया वास, पहले अजमेर में हुआ करता था, अब ब्यावर के अंतर्गत है। पहले पाली में स्थित था, सॉरी, फिर आपका ये आपके रावड़िया वास ब्यावर में आ चुका है, और पहले पाली में स्थित मुंडवा नागौर, पाली में स्थित था लेकिन मुंडवा नागौर। आप तो बस इतना ध्यान रखेंगे, सारी चीजों को काट देंगे। अंबुजा सीमेंट जो फैक्ट्री है फिलहाल वो रावड़िया वास कहां पे है? ब्यावर के अंतर्गत है। जब ये जिलों का यहाँ पे वो हुआ था तो मेरे भाइयों इससे पहले मेरे भाइयों ये कहां हुआ करता था? ये अजमेर के अंतर्गत हुआ करता था। बिल्कुल सर, सॉरी, पाली में हुआ करता था, और अब कहां पे है ये? पाली के अंतर्गत से हटके बेटा कहां पे आ चुका है? ये ध्यान रखेंगे, रावड़िया वास। और रावड़िया वास आपका कहां पड़ता है? तो रावड़िया वास पड़ता है मेरे भाइयों आपका कहां पे? ये ध्यान रखना है आपको। जी सर, तो रावड़िया वास है आपके ब्यावर के अंतर्गत। क्योंकि ब्यावर का जब मैं यहाँ पे गठन करता हूं मेरे भाइयों, ये ब्यावर कई जगह बच्चों के दिमाग में टेंशन का विषय है। तो जब ये ब्यावर जिले का जो गठन हुआ था ना, ये ब्यावर जिले का जो गठन हुआ है ये इसलिए कंफ्यूज पैदा करता है बच्चों को कि ब्यावर जिले का जो गठन है वो एक जिले से नहीं है बेटा, 4 जिलों से है। ब्यावर एक तो अजमेर की कुछ तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है सर, एक पाली की तहसीलों को इसमें लिया गया है, एक राजसमंद की तहसीलों को इसमें लिया गया है, और एक भीलवाड़ा जिले की तहसीलों को भी इसमें लिया गया है। तब जाके आपका गठन हुआ है किसका? ब्यावर का। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज है, इसलिए मैंने वो लाइन ही आपकी कैंसिल कर दी। बस आप ध्यान रखेंगे अंबुजा जो सीमेंट फैक्ट्री है वो रावड़िया वास कहां पे है? ब्यावर के अंतर्गत है, आपको बस इतना याद रखना है। ओके सर, फिर बंडर जो सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। जेके लक्ष्मी जो सीमेंट है वो सिरोही के अंतर्गत है। ओके सर, डन। इसके बाद अपन आ जाते हैं अगले उद्योग पे जिसका नाम क्या है? काच उद्योग। ओके सर, और काच उद्योग में यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो कच्चा माल चाहिए होता है वो सिलिका रेत और सोडियम सल्फेट। सिलिका रेत और क्या चाहिए? सोडियम सल्फेट चाहिए। और राजस्थान में काच उद्योग का अगर सर्वाधिक विकास कहीं पे हुआ है तो बेटा ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो काच उद्योग का हमारे यहाँ विकास है वो धौलपुर में है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे अलवर के अंतर्गत है। अब काच उद्योग भी कुछ फैक्ट्रियां आपको याद रखनी है, जैसे सर दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री आती है धौलपुर के अंतर्गत, एक धौलपुर ग्लास फैक्ट्री आती है धौलपुर के अंतर्गत, एक सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री आती है अलवर के अंतर्गत, और मेरे भाइयों जो फिलहाल तो भिवाड़ी खेड़थल तिजारा में पहुंच चुकी है, बिल्कुल भरतरी नगर जिसे आप कह सकते हैं। और एक और फैक्ट्री जो कई बार चर्चा का विषय कंपटीशन में रहती है जिसे कहते हैं सिमकोर ग्लास फैक्ट्री, जो कोटा के अंतर्गत है, जिसमें टीवी के पिक्चर ट्यूब बना करते थे। आपने पुरानी टीवियां देखी हो गांव के अंतर्गत तो उनका पीछे से काफी बड़ा आकार हुआ करता था। वो जो बड़ा आकार का सा अंदर जो कांच का सा एक गिलास हुआ करता था उसे कहते थे पिक्चर ट्यूब। तो मेरे भाइयों जो सिमकोर ग्लास फैक्ट्री है उसमें पिक्चर ट्यूब बना करते थे, अब वर्तमान में एलईडी वगैरह आ चुकी है, तो वो आपकी इसलिए वो जो कंपनी थी वो पूर्णतः क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है मेरे भाइयों, अब वो आपका बंद है वो कंपनी। तो यहाँ पे आगे चल के ये सब मिलने वाली है आपको कि प्रमुख जो कांच आपकी फैक्ट्री है मेरे भाइयों उसके अंतर्गत धौलपुर में 2 हैं आपकी, जी सर, जिसमें एक का नाम है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, एक है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। कोटा के अंतर्गत है सिमकोर ग्लास फैक्ट्री। इसी में ध्यान रखेंगे भाई साहब, इसमें क्या बना करते थे? टीवी के पिक्चर ट्यूब बना करते थे, इसमें टीवी के पिक्चर ट्यूब बना करते थे, उसके लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। और अलवर की ध्यान रखेंगे जिसका नाम है सेंट गोवन ग्लास फैक्ट्री, जो भिवाड़ी के अंतर्गत पहुंच चुकी है, खैरथल तिजारा या खैरथल तिजारा का आप ये वाला नाम याद नहीं रखो तो भैया भरतहरी नगर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो?
भर्तहरि नगर भी कह सकते हो। तो अपने यहाँ कांच फैक्ट्रियां मेरे भाइयों टोटल ही कितनी हैं, ये 4 कांच फैक्ट्री हैं, जिनमें एक का नाम है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर के अंतर्गत है, एक है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, एक है सिमकोर ग्लास फैक्ट्री और एक है सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री। इनको जरूर आपको याद रखना है। ओके मेरे भाइयों, इनको जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट के अंतर्गत। लाइव ले रहा हूं है ना, नहीं, अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट के अंतर्गत। और अगला पॉइंट क्या है वो देखिए, अगला आता है आपके सामने क्या, नमक उद्योग। कौन सा आ जाता है बेटा, नमक उद्योग। तो मेरे भाइयों खनिजों पर आधारित जो अगला आपके पास उद्योग रहेगा वो रहेगा बेटा नमक उद्योग। और नमक पता है 2 चीजों से बनाया जाता है, ये ध्यान रखना, एक महासागरीय जल से और एक खारे पानी की झीलों से। अब हमारा जो राजस्थान है इसके सारे तो कोई समुद्री भाग है नहीं, तो हमारे राजस्थान में जो नमक बनता है उसका स्रोत क्या माना गया है, तो ध्यान रखना हमारे राजस्थान में स्रोत है खारे पानी की झीलें। तो नमक बनाने का प्रमुख स्रोत तो क्या होते हैं, महासागरीय जल और खारे पानी की झीलें। लेकिन इस उद्योग का प्रमुख आधार राजस्थान में किसको माना गया है, तो खारे पानी की झीलें। अब राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों नमक के 3 झीलों पे कारखाने लगे हुए हैं, एक सांबर पे लगा हुआ है, एक पचपदरा पे और एक डीडवाना पे। सांबर पे जो कारखाना है उसे आप कहेंगे सांबर साल्ट लिमिटेड, जो कि 2 कारखानों के सहयोग से चलता है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो नमक के राजस्थान में टोटल 3 कारखाने रहने वाले हैं, ये आ गए आपके सामने नमक उद्योग के कारखाने। ओके सर, जिसमें एक है आपके पास जिसे आप कहेंगे सांबर साल्ट लिमिटेड। ओके सर, संचालन इसका कहां पे हो रहा है, जयपुर में। ये केंद्र सरकार के हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन कार्य करता है। मैं समझाता हूं आपको, सांबर साल्ट जो लिमिटेड है मेरे भाइयों, इससे जब मैं नमक उत्पादन की बात करता हूं, नमक उत्पादन, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, इससे भारत का जो होता है वो 8.7% नमक उत्पादित होता है, बिल्कुल। और जब तुम राजस्थान में आके बात करोगे तो राजस्थान में लगभग 80 से 90% नमक उत्पादित करता है कौन, सांबर साल्ट लिमिटेड। इसका मतलब सर्वाधिक नमक उत्पादन अगर राजस्थान में किसी कारखाने से होता है तो वो सांबर साल्ट लिमिटेड है। और इस कारखाने का संचालन कैसे हो रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अगर अच्छे बच्चे होंगे तो बिल्कुल। तो इसका संचालन होता है 60:40 में। मतलब सर, मतलब 60% तो इसमें सहयोग है सेंटर का, और वो किस कारखाने का है, तो ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, इसे 60% सहयोग इसका है, जो ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। और 40% इसमें जो चलता है वो चलता है सांबर साल्ट लिमिटेड का। तो कल को भाई साहब अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये मजा देने वाला है भाई सब क्वेश्चन। ध्यान रखना कि जो सांबर साल्ट लिमिटेड नमक का कारखाना है ये किस अनुपात में मेरे भाइयों संचालित होता है, तो 60:40 में संचालित होता है। 60 जो प्रतिशत रहता है वो किसका रहता है, तो ध्यान रखना हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का है, जबकि 40 जो इसमें सहयोग है वो किसका है, सांबर साल्ट लिमिटेड का है। तो एक तो नमक का कारखाना ये है, दूसरा है राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स मेरे भाइयों, ये कहां पे है, तो पचपदरा बालोतरा। ये जो आपका था सांबर साल्ट लिमिटेड, ये ध्यान रखना ये कौन सी झील पे लगा हुआ है, तो ये सांबर झील पे है। अब जैसे आपका ये राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स कारखाना जो है ये कौन सी झील पे है, तो ध्यान रखना ये पंचपदरा झील पर है, पंचपदरा या पचपदरा झील पर है। ओके सर, कहां पे है, बालोतरा के अंतर्गत। इसमें मेरे भाइयों NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है, इसलिए इसका नमक सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का नमक माना जाता है। तो एक तो अपने पास नमक का कारखाना हुआ सांबर साल्ट लिमिटेड, एक अपने पास नमक का कारखाना हुआ राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड। ओके सर, 2 हो गए। और एक और मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे क्या, ये लीजिए, एक और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये तीसरा कारखाना रहेगा जी गुरुजी। और ये मेरे भाइयों जो आपका लगा हुआ है वो कहां पे है, डीडवाना। अब डीडवाना नागौर में नहीं, नागौर मेरे भाइयों एज ए प्राचीन राजस्थान के अकॉर्डिंग था। अब डीडवाना जो आपका है, अब ये स्थिति जो डीडवाना की है, अब ये वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत आ चुका है, डीडवाना कुचामन के अंतर्गत। कहां पे आ चुका है, डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आ चुका है। और ये निम्नतम श्रेणी का नमक माना जाता है, क्योंकि इसमें NaCl की जगह सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। लेकिन उन चीजों को यहाँ पे नहीं लिखना है, जब मैंने झील वाला टॉपिक कराया है तो कंप्लीटली ये चीजें वहां पे बताई हुई हैं। तो हमारे पास नमक के 3 कारखाने हैं, उनमें से एक सांबर झील पे लगा हुआ है, एक पचपदरा झील पे है और एक डीडवाना झील पे है। और ध्यान रखना इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सांबर झील वाला है। मैं पहले ही आपको कह रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है सांबर झील वाला।
क्योंकि इस सामर साल्ट लिमिटेड को संचालन जो करने के लिए अनुपात में सहयोग जो चल रहा है वो 60:40 में है। और 60 किसका है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का, और 40 मेरे भाइयों किसका है? सामर साल्ट लिमिटेड का। ओके, चलिए मेरे भाइयों, अगला आपके पास आता है मार्बल उद्योग। मार्बल के लिए यहां पे ध्यान रखेंगे आपकी ये 2-3 बातें। जी सर, कल को मैं ये कहूं कि मार्बल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है, तो आप कहेंगे सर मार्बल की सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग इकाइयां वो कहां पे है? राजसमंद में। ओके सर, तो मार्बल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजसमंद से। जबकि मैं कहूं आपसे मार्बल मंडी कहां पे है, तो आप कहेंगे सर अजमेर, किशनगढ़, अजमेर। मार्बल मंडी का मतलब है जहां से माल आपका बिकता है उसे कहेंगे मार्बल, जहां से सबसे ज्यादा बिकता है मार्बल मंडी, वो है किशनगढ़, अजमेर के अंतर्गत। और फिर मैं ये कहूं कि विश्व प्रसिद्ध मार्बल कहां का है, तो फिर आपको एक पॉइंट और टारगेट करना पड़ेगा, वो है मकराना, मकराना नागौर। अब यहां पे मैंने ये क्या बातें कही हैं, तो आपके राजसमंद से तो होता है सर्वाधिक मार्बल उत्पादन, सर्वाधिक आपके मार्बल का उत्पादन, इसीलिए मार्बल नगरी किसको कहते हैं? राजसमंद को। जबकि अजमेर जो किशनगढ़ पड़ता है इसमें अजमेर में, यहां अजमेर में है मार्बल की मंडी, इसे कहते हैं मार्बल मंडी। ओके सर, डन। और मकराना जो है भाई साहब आपके नागौर में पड़ता है, यहाँ का जो मार्बल है ये माना गया है विश्व प्रसिद्ध मार्बल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये कैसा है? विश्व प्रसिद्ध मार्बल है। तो अपन जिस मार्बल उद्योग की बात कर रहे हैं खनिजों में आके, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी वो देखिए आप। सबसे पहले मार्बल उद्योग में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, ठीक है सर। राजसमंद में सर्वाधिक मार्बल उत्पादन होता है, ठीक है। राजसमंद में सर्वाधिक मार्बल प्रोसेसिंग इकाइयां हैं, बिल्कुल। किशनगढ़ जो है मेरे भाइयों, इसे मार्बल मंडी का सबसे बड़ा विपणन केंद्र माना जाता है। विपणन का मतलब बेचना और खरीदना होता है। और राजस्थान में सफेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है मकराना नागौर। और मकराना जो है फिलहाल वो कहां पे रहेगा? डीडवाना, कुचामन के अंतर्गत रहेगा, जो विश्व प्रसिद्ध मार्बल माना जाता है। तो यहां पे ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है? राजसमंद। इसीलिए राजसमंद को भैया मार्बल नगरी बोलते हैं, इसीलिए राजसमंद को क्या कहा जाता है? मार्बल नगरी। तो मार्बल उद्योग में 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि मार्बल का जो सर्वाधिक उत्पादन है ऑल ओवर इंडिया में वो राजस्थान में है। और राजस्थान में भी मार्बल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो प्रोसेसिंग इकाइयां हैं वो राजसमंद के अंतर्गत है, इसीलिए राजसमंद को मार्बल नगरी कहते हैं। लेकिन जब मार्बल मंडी की बात आती है तो वो किशनगढ़, अजमेर चला जाता है। और जब बात आती है विश्व प्रसिद्ध मार्बल की, तो भाई सब सफेद मार्बल प्रसिद्ध है आपके मकराना नागौर का, जो आपके अदर कंट्रियों में भी यहां से जाता है। तो तीनों बातें अलग अलग है। जब निकालने की बात होगी तो राजसमंद अव्वल आएगा, बेचने की बात होगी तो किशनगढ़ आएगा, और विश्व प्रसिद्ध क्वालिटी की बात होगी तो हमारे यहां मकराना नंबर पे आ जाता है। ओके ओके मेरे भाइयों, इसके बाद आता है आपके पास कौन सा? ग्रेनाइट उद्योग। अब देखिए बेटा, ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको कहां से करना है? तो ग्रेनाइट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन आपके राजस्थान के अंतर्गत है वो इस वाली जगह से है। आपका यहाँ पे एक जिला पड़ता है जी जालोर। कौन? जालोर। जालोर से ऊपर एक जिला पड़ता है जी बाड़मेर, और जालोर से नीचे एक जिला पड़ता है जी सिरोही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और एक जिला यहाँ पे है जी जिसे आप कहेंगे पाली। ये जो एरिया देख रहे हो, यहां से आपका ग्रेनाइट काफी निकलता है, और उसमें भी सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, इसमें भी ग्रेनाइट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो आपके जालोर से है। इसीलिए मेरे भाइयों जालोर को पता है क्या बोलते हैं? इसीलिए जालोर को बेटा ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अब देखिए यही बातें यहाँ पे है कि इस पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, सिरोही और आपके पाली से भी होता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये लीजिए मैं ऐड कर देता हूँ, पाली क्षेत्र से होता है। और जालोर को राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो आपके ग्रेनाइट के उत्पादन के लिए ये बेल्ट काफी फेमस रहेगी, और जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस रहेगा कौन? जालोर। इसलिए भाई साहब जालोर को अपने राजस्थान में क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ओके सर, फिर चलते हैं मेरे भाइयों अगली बात, अब्रक उद्योग पे आ जाते हैं मेरे भाइयों। ये खनिजों पे आधारित एक लास्ट उद्योग है जिसे अपन कहेंगे अब्रक उद्योग। अब्रक की अगर मैं बात करता हूं राजस्थान में कि सबसे ज्यादा अब्रक का उत्पादन कहां पे होता है, तो ध्यान रखना भीलवाड़ा के अंतर्गत होता है। इसीलिए अब्रक सिटी का जो दर्जा दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? भीलवाड़ा को दिया जाता है। और अब्रक जो है ना बेटा, ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग विद्युत रोधी यंत्र बनाने में किया जाता है। ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपके अब्रक उद्योग में, कोई ज्यादा याद नहीं रखना है आपको। राजस्थान में अब्रक ईंट बनाने का कारखाना कहां पे मिलेगा आपको? भीलवाड़ा, क्योंकि ज्यादा निकलता कहां से? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को अब्रक या मायका सिटी भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भीलवाड़ा को सर अब्रक सिटी या मायका सिटी भी, क्योंकि अब्रक का उपनाम ही है मायका। ओके सर। उपयोग किसमें होता है? तो अब्रक से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। ओके सर। अब्रक का उपनाम रहेगा मायका, और अब्रक का उपयोग विद्युत रोधी यंत्र बनाने में, और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो मेरे भाइयों अब्रक जो उद्योग है इसे ध्यान रखेंगे, राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो भीलवाड़ा से होता है। इसीलिए मेरे भाइयों अब्रक के सबसे ज्यादा कारखाने भी कहां पे हैं? भीलवाड़ा में है।
और इससे विद्युत रोधी यंत्र बनाए जाते हैं क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि अभ्रक को ही क्या कहा जाता है, मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मायका कहा जाता है। बोलो यहां तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अब पहले तो मेरे को कमेंट करके एक बार ये बताओ, यहां तक आते आते अपने कृषि पर आधारित उद्योग अपन ने देखे थे जिसमें सूती वस्त्र उद्योग किया था, बिल्कुल किया था सर। चीनी उद्योग अपन ने किया था, ऊन उद्योग उस जगह पे किया था, बायोडीजल उद्योग उस जगह पे किया था, जैतून उद्योग किया था और डेयरी उद्योग किया था। किए थे ना ये उद्योग, ये कृषि पे आधारित थे। फिर खनिजों पे आधारित उद्योग में सीमेंट उद्योग अपन ने किया, कांच उद्योग अपन ने किया, मार्बल उद्योग अपन ने किया मेरे भाइयों, अब्रक उद्योग अपन ने किया, बिल्कुल सर, ग्रेनाइट उद्योग अपन ने कंप्लीट किया और नमक उद्योग अपन ने कंप्लीट किया। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। विनिर्माण के आधार पर मैंने 5 टाइप बताए थे। कृषि पे आधारित उद्योग हो गए, खनिजों पे आधारित उद्योग हो गए, अब आएंगे वन उत्पादों पर आधारित उद्योग, उसके बाद आएंगे आपके रासायनिक या इंजीनियरिंग उद्योग, और उसके बाद रासायनिक उद्योग, और फिर आएंगे आपके इंजीनियरिंग उद्योग। ये टॉपिक मेरे भाइयों लंबा जरूर है लेकिन कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों यहां तक जो आपका ये समझ में आया भी होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपके लिए। तो एक बार मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएं, अभी बताएं कि बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से कमेंट करें एक बार बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए एक बार कि यहां तक की जो बात थी वो आपके समझ में आई या नहीं आई। और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान पीवाई की जो सीरीज लक्ष्य कोचिंग के द्वारा या लक्ष्य परिवार के द्वारा चलाई जा रही है, इसे आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, नजदीकी बुक स्टोर से जाके भी परचेज कर सकते हैं, या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी आप इसे पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विगत परीक्षाओं के पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे दिए हुए हैं मेरे भाइयों। ओके सर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि आप इस लक्ष्य परिवार को देख ही रहे हैं, ये लगातार बड़ा क्यों होता जा रहा है, इसके पीछे एक विशेष रीजन है और वह है बच्चों का विश्वास, इनका स्नेह, इनका प्यार, इनका प्रेम और टीचरों की यहाँ पे जो मेहनत है वो, और उस मेहनत को ये बच्चे पसंद कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ लगातार बच्चों की संख्या मेरे भाइयों एक काबिल के रूप में आ रही है मेरे भाइयों, और ये माहौल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ही बढ़ता रहे, हम लोग भी आपके लिए इतनी ही मेहनत करते रहें और आप भी उस मेहनत का फायदा उठाएं, बिल्कुल है ना। और मेरे भाइयों आज का ये सेशन कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं मेरे भाइयों। बिल्कुल आपके जो भी कमेंट आते हैं, एक आध दो कमेंट ऐसे भी हैं जो थोड़े से कंफ्यूज वाले हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको सारे कराऊंगा बेटा, बेफिक्र रहिएगा, आप 1% भी टेंशन नहीं लें ज्योग्राफी की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद मेरे भाइयों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जय श्री राम।